दोस्तों बात है आज से 3 साल पहले मतलब कि 2023 की। मैं एक ऐसे शख्स से मिला जो कि था हाईली प्रॉफिटेबल। मतलब कि जिसको आप एकदम टॉप क्लास ट्रेडर बोलते हो ना, उस कैटेगरी का वो बंदा था। मतलब मेरे से तो काफ़ी बड़े थे वो, अराउंड 40 प्लस ऐज के होंगे। और ये बंदा नहीं है, ये तो मैंने खाली ऐसी फ़ोटो लगाई है। मतलब ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग से पैसा कमा रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग करता था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप प्लीज़ मुझे अपनी कोई स्ट्रैटेजी बता सकते हो क्या? कि मैं भी उसको ट्राई करके देखूँगा, क्या पता उसकी कोई अलग स्ट्रैटेजी हो। तो उसने मेरे को बोला यार स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ पे ट्रेड करता हूँ, जिसका नाम है सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन। कह रहा सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं ये देखता हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन कहाँ पर है, वहाँ पर बाय करता हूँ, सेल करता हूँ, सिंपल। और कुछ नहीं करता हूँ मैं, और कोई-सी भी स्ट्रैटेजी फ़ॉलो नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा यूट्यूब पे लोग हज़ारों स्ट्रैटेजी आपको सिखा रहे हैं आज की डेट में कि ईएमए सीख लो, बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग इंडिकेटर वगैरह लगा के स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो मैंने सर्च किया, मैंने कहा यार सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन होते क्या हैं? उस समय मेरे को भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था प्राइस एक्शन वगैरह का। तो मैंने सर्च किया कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है, सप्लाई एंड डिमांड क्या है? तो जब मैंने उसके डेप्थ में पढ़ा और जब उसको मैंने 2-3 साल दिए हैं, उसको एनालाइज़ किया है, तब मुझे पता चला कि भाई कोर ऑफ जो ट्रेडिंग है ना, वो हमारी सप्लाई एंड डिमांड ही ज़ोन है। और इसको प्राइस एक्शन में मैंने बहुत बार मेंशन किया है अपनी वीडियोज़ में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन। आज की इस वीडियो में हम सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन के बारे में सारी की सारी चीज़ें समझने वाले हैं। जितना मेरे को आता है, उतना मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगा और एकदम फ्री कोर्स ये रहेगा। बहुत सारे लोग आपको पेड कोर्स में सारी चीज़ें बताएँगे। मेरे खुद के पेड कोर्स में मैंने सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन को बहुत अच्छे से बताया। लेकिन मैंने सोचा कि यार चलो, एक फ्री में आपको थोड़ा-सा देने की कोशिश करते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन आखिरकार होता क्या है? किस तरीके से उसको यूज़ करना है? सिंपल एक ज़ोन नहीं होता है कि जहाँ पर एक बार प्राइस गया और वहाँ से लौट के आ गया तो वो एक सप्लाई ज़ोन बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं और बहुत डिफरेंट तरीके से इनको देखना पड़ता है। हाई प्रोबेबिलिटी सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन कौन-सी, सारी चीज़ें हमको देखना पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग होने वाली है। थोड़ी-सी लॉन्ग रहेगी, ज़्यादा लॉन्ग रहेगी नहीं। हम इसको कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के अंदर-अंदर इसको खत्म करें। और आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा मेहनत से पूरी की पूरी हमने एक प्रेज़ेंटेशन आपके साथ बनाई है। तो इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जो कि पेड है, लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलेगा, वन टाइम उसकी फीस है। और स्टार्टिंग करने से पहले वीडियो के एक छोटा-सा अनाउंसमेंट और करना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स चल रहा है, टेलीग्राम पे भी चल रहा है और यूट्यूब पे भी चल रहा है। तो आप देख रहे होगे ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेंबर ओनली वीडियोज़ हैं। मतलब कि यहाँ पे जब आप मेंबरशिप पे क्लिक करोगे, जिसका आपको 300 से 400 रुपए लगेगा पर मंथ का, उसको मैंने सोचा है कि इसको मैं फ्री कर दूँ आफ्टर 50,000 सब्सक्राइबर्स। जैसा कि आप देख रहे होगे अभी हमारे 38,000 करीब सब्सक्राइबर्स हैं। जैसे ही हमारी 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएँगे तो जितने भी आप देख रहे होगे ये जो मेंबर ओनली वीडियोज़ है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे होगे बैंक निफ्टी के ऊपर 5 घंटे का कोर्स है, प्लस जो कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स हमारा चल रहा है जिसके टोटल 7 लेक्चर यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। इसको हम कर देंगे टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ यार मैक्सिमम लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। एम है सिर्फ़ और सिर्फ़ 50,000 सब्सक्राइबर पे हम इसको पूरा का पूरा ऑल मेंबर के लिए फ्री कर देंगे। ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लीज़ यार, अगर वैल्यूएबल अगर आपको मेरी वीडियोज़ लग रही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि रियल मीनिंग ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन आखिरकार होती क्या है? ठीक है? ज़ोन भी हम यहाँ पे हटा देते हैं। द रियल मीनिंग ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ये समझो आप। ये अगर सिंपल सा कांसेप्ट अगर आपने समझ लिया तो पूरा का पूरा जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो आपकी क्लियर हो जाएँगी। तो सबसे पहली चीज़ हम समझेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड आखिरकार होता क्या है? इसको मैं आपको अपनी भाषा में सिंपल समझाने की कोशिश करूँगा। फिर इसको हम लेके चलेंगे अपने प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में। तो सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई मतलब किसी भी चीज़ की सप्लाई हो सकती है, ठीक है? किसी भी चीज़ की सप्लाई हो सकती है। जैसे इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो कि हमारे एग्स का एग्ज़ाम्पल है, एग्स, अंडे। ठीक है? अंडे दे लो या फिर आप एक काम करो, टोमेटो ले लो, टोमेटो, टमाटर जो होते हैं हमारे, सब्जी में डलते हैं ना जो टोमेटो रेड कलर के, वो 2 चीज़ें आप समझो, इससे आपको सप्लाई एंड डिमांड का जो कांसेप्ट है ना, वो बहुत अच्छे से चेंज हो जाएगा। अब जैसा कि आपको बताया कि जो एग्स होते हैं, ये जनरली आते हैं हमारी हॉट कैटेगरी में आते हैं। मतलब कि ये होते हैं जनरली, इनकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है।
मतलब अगर आप अंडे खाओगे तो आपकी बॉडी में दाने वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाएँगे, जैसे कि यहाँ देखो मेरे को निकल के आया है। ये अंडे के कारण ही आया है क्योंकि मैं डेली के 3 से 4 अंडे खाता हूँ नॉर्मली। तो अंडे क्या होते हैं ना, अगर आप गर्मी में अंडे खाओगे तो वो आपके बॉडी पे रिएक्ट करेगा, आपको अंदर से और ज़्यादा गर्म करेगा। वैसे ही आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर यूपी, अपना दिल्ली, पंजाब, हरियाणा यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है। मतलब नॉर्थ इंडिया मोस्टली जनरली गर्म ही होता है, बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पे पड़ती है। तो समर में आप देखोगे कि सप्लाई वही अंडे की सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन क्या है कि डिमांड लो हो जा रही है। डिमांड लो हो जा रही है, बहुत कम लोग खा रहे हैं। नॉर्मली लोग नहीं खा रहे हैं, खा भी रहे हैं तो 1-2 इससे ज़्यादा नहीं खा पा रहे हैं। ठीक है? तो क्या है कि डिमांड कम है, सप्लाई तो उतनी ही है जितनी है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो उस वजह से क्या है कि इसका जो प्राइस है, इसका जो एग का जो प्राइस है ना, वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा आपको। कम मतलब कि अराउंड मेरी जो सिटी है उसमें अराउंड ये ₹7 का इस समय चल रहा है। ₹7 6.5 7 के बीच में ये चल रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो डिमांड क्या है? डिमांड कम है तो प्राइस यहाँ पर कम है। अगर अब देखोगे धीरे-धीरे विंटर आ रहा है। अभी कौन-सा महीना चल रहा है? अभी चल रहा है हमारा अगस्त का। सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर से आप देखना अंडे का जो प्राइस है, उसमें आप जंप देखना। यही जो ₹7 का जो एग है, ये ₹9 ₹10 और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ₹12 का भी देखा है पीक विंटर में, जो कि जनवरी और फरवरी के बीच में आता है। तो आप देखोगे कि सप्लाई वही है, सिर्फ़ और सिर्फ़ डिमांड का खेल यहाँ पे चेंज हो गया। जैसे-जैसे उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, अंडे का कंज़प्शन बढ़ता जा रहा है, तो उसका प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। मतलब इसका समझिए आप, सप्लाई एंड डिमांड एक-दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है? सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगा, या सप्लाई उतनी ही है, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा। क्योंकि अब क्या है कि लोग उसको ज़्यादा कंज़्यूम कर रहे हैं, तो जो लोग बेचने वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइस गिरेगा ऑटोमैटिकली, क्योंकि बहुत सारे लोग को बेचना है, ठीक है? अब इसको आप कंपेयर करके देखो, जैसे कि 2 शॉप हैं। एक शॉप में क्या है कि कुछ अंडे बिक रहा है, या अंडे ले लो, कोई सा भी सामान ले लो, वो क्या कर रहा है, वो ₹10 के हिसाब से बेच रहा है। अगर सा बगल वाला सेम आइटम को अगर ₹8 या ₹9 बेचे, तो पूरी की पूरी भीड़ उसके पास आ जाएगी। ऐसा बहुत सारे सिनेरियोज़ में होता है। आप देखोगे जो फास्ट फूड वाले सिनेरियोज़ हैं, जैसे कहीं पे 2-3 जगह कोई फास्ट फूड मिल रहा है, समोसे मिल रहे हैं या मोमोस वगैरह मिल रहा है, तो आपने देखा होगा कि अगर जो बंदा सस्ता दे रहा है, सब्जी के उसमें देखा होगा आपने, जैसे मान के चलो कि एक जगह आलू बिक रहा है ₹10 किलो, बगल में कोई दूसरा बंदा आ जाए ₹8 किलो बेच दे, तो पूरी की पूरी भीड़ वो ले जाएगा, क्योंकि जो कस्टमर है उसको तो आलू से मतलब है, उसको कोई रिश्तेदारी नहीं है वो सब्जी वाले के साथ, वो तो प्राइस देख रहे हैं, ठीक है? तो सप्लाई एंड डिमांड का ये कंसेप्ट है। दूसरा टोमेटो का जो एग्ज़ाम्पल है, वो कैसा एग्ज़ाम्पल है? आपने देखा होगा कभी-कभी क्या होता है, जो टोमेटो है ना, इनका जो मोस्टली जो हार्वेस्टिंग सीज़न है, ये रेनी सीज़न के बीच में आ जाता है। रेनी सीज़न, जैसे कि जब बारिश हो रही है, अभी जैसे आप देख रहे होगे जून और जुलाई, जुलाई और अगस्त, ये पूरा का पूरा रेनी सीज़न है नॉर्थ इंडिया में। तो टोमेटो की जो हार्वेस्टिंग है वो इसी सीज़न में होती है, जिस वजह से आप देख रहे होगे टोमेटो के प्राइस धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं। प्याज के प्राइस, अनियन एंड टोमेटोज़ के प्राइस आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। 1-1, ₹2-2, ₹5-5 करके ये ₹100-100 किलो तक पहुँच जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का कंज़म्पशन उतना ही है। आदमी प्याज और टमाटर खाना बंद नहीं करेगा। लेकिन क्या है कि सप्लाई कम हो गई है पीछे से। जो फार्मर है उनके पास लिमिटेड स्टॉक है। अब वो लिमिटेड स्टॉक है, खाने वाले उतने ही हैं, तो वो अपना प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से प्राइस इंक्रीज़ होता है। समझ में आई? अभी जैसे कि बहुत फेमस एग्ज़ाम्पल अभी आप करंट में देख सकते हो, शुगर का एग्ज़ाम्पल आप देखो। शुगर का एग्ज़ाम्पल देखो, रीसेंट एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा। आज से 20 दिन पहले शुगर चलती थी अराउंड 30-35 केजी। अभी करंट प्राइस उसका चल रहा है 70 केजी, ठीक है? ₹70 पर केजी शुगर चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि शुगर की कंज़म्पशन तो उतनी ही है, कंज़म्पशन तो उतनी है, लेकिन इतनी अभी पैदावार हुई नहीं है। इतना शुगरकेन वहाँ पे अभी इस साल उगा नहीं है जितना पहले उगता था। कंज़म्पशन उतना ही है, प्लस एथेनॉल में भी थोड़ा बहुत जा रहा है, तो उसकी वजह से भी शुगरकेन वहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है, तो प्राइस यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है? डिमांड उतनी ही है, सप्लाई कम हो गई, सिंपल सी चीज़। सप्लाई कम हो गई, डिमांड उतनी है, तो प्राइस में चेंज आ गया। अब ये जो कांसेप्ट हमने सीखा सप्लाई एंड डिमांड का, अब इसको हम अप्लाई करते हैं अपने चार्ट्स पे और प्राइस पे। तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, एक गोल्डन लाइन दिख रही होगी। गोल्डन लाइन आप समझ लो, पूरा का पूरा कांसेप्ट आपके सामने क्लियर हो जाएगा। प्राइस मूव व्हेन द बैलेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर चेंजेस। सिंपल सी बात। प्राइस
मूव क्यों करता है? आपने देखा है ना, प्राइस मूव कर रहा है चार्ट में, ऊपर नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्या रीज़न है उसके पीछे का? रीज़न ये है कि प्राइस वहीं पे मूव करता है जब बायर और सेलर के बीच में बैलेंस बिगड़ता है। कोई ना कोई एक बंदा हावी होना चाह रहा है। अगर बायर ज़्यादा हावी होना चाह रहे हैं तो प्राइस नेचुरली ऊपर जाएगा, ठीक है? अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, सेलर ज़्यादा हावी हो रहे हैं, तो प्राइस हमारा नीचे जाएगा। इसको मैं एकदम बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। प्राइस हमारा ₹100 चल रहा है, मान के चलो कोई स्टॉक है, उसका प्राइस चल रहा है ₹100। अब जितने भी जो एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ ना, इसका आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हो, ठीक है? क्योंकि इसको मैं रब कर दूँगा, नोट्स आप बनाओगे नहीं, मुझे पता है, 100% पता है कि आप नहीं बनाओगे नोट्स। तो इनके ना स्क्रीनशॉट खींच के रख लिया करो, उसको एक पीडीएफ, इमेज टू पीडीएफ करके उसको सेव कर लिया करो। कभी जीवन में याद पड़े कि सप्लाई एंड डिमांड पढ़ना है, तो उसको आप कर सकते हो। ₹100 का कोई सा एक स्टॉक है, अब ये ₹100 से ₹110 तक गया, ठीक है? ₹100 से ये ₹110 तक गया। अब ऐसा तो है नहीं है कि एक बार में चला गया, ये 100 से 110 चला गया। एक-एक रुपए बढ़-बढ़ के ऊपर गया होगा। 100 से गया होगा 101, फिर 102, फिर 103, फिर 104, ऐसे करते-करते ये ₹110 तक गया होगा। तो क्या हो रहा है ये? 100 से जब ये 101 गया, तब यहाँ पर जो बायर्स थे, वो उनका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है। जो बायर्स हैं, उनका प्रेशर ज़्यादा हुआ थोड़ा, तो 100 से ₹101 चला गया, 1% प्राइस ऊपर चला गया। लेकिन क्या है ना, जो बायर्स हैं, वो 101 पे भी खरीदने को रेडी हैं। समझो आप बात को। बायर्स 101 पे भी खरीदने को रेडी हैं, तो प्राइस क्या करेगा? और ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि 101 पे भी बायर खरीदने को रेडी है। फिर प्राइस 102 तक गया, वहाँ पर भी बायर रेडी है 102 पे भी खरीदने को। ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो 110 तक गया। मतलब कोई सा भी प्राइस मिल रहा, बायर खरीदने को रेडी है। इसको आप इस एग्जांपल से समझो, जैसे कि मान के चलो कि ऑक्शन होता है। ऑक्शन आपने देखा ना, ऑक्शन? पेंटिंग्स का ऑक्शन होता है, बुक्स का ऑक्शन होता है, पुराने-पुराने एंटीक आइटम्स का ऑक्शन होता है। तो ऑक्शन में क्या है कि एक बोली स्टार्ट होती है। जैसे आपने कार ऑक्शंस देखे होंगे, मैंने देखा था एक बार कार ऑक्शन, ठीक है? जो पुरानी कारें होती हैं ना, वो ऑक्शन में सेल होती हैं। जैसे जो पुलिस-वुलिस वाले पकड़ लेते हैं ना, जिनको वो डैमेज्ड कार भी होती है, मतलब उनका ऑक्शन होता है कि आप खरीदो उसको, कितने में खरीद सकते हो। तो कार का जो ऑक्शन है ना, वो एक बेस प्राइस से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? बेस प्राइस से। नहीं तो फ़िल्मों में तो आपने देखा ही होगा ऑक्शन होते हुए। एक बेस प्राइस कार की रख दी। मान के चलो कि उन लोगों ने ₹30,000 कोई सी एक कार का बेस प्राइस रख दिया। अब इसके ऊपर ऑक्शन स्टार्ट होगा। अब 30,000 बोला जाएगा, 30,000 1, 2, उसके बीच में अगर मैं उठा के बोल दूँ कि नहीं, मैं इसके दूँगा 35,000, ठीक है भैया, 35,000 1, 2, 3 जैसी होगा मेरे को मिल जाएगी। नहीं तो ये क्या है कि ऑक्शन बहुत लंबा चलता है। अब कोई 36,000 बोल दे, कोई 37 बोल दे, मैं फिर 40 बोल दूँ, ऐसे करते-करते प्राइस बढ़ता जाएगा। बढ़ते-बढ़ते पता चला ये प्राइस हमारा 80,000 पे ही सेल हुआ, ठीक है? अब ये क्या हुआ, 30,000 से प्राइस बढ़ के 80,000 पहुँच गया। जबकि बेस प्राइस तो उसका 30,000 था। तो क्या है कि बायर की प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बायर इसको बहुत ज़्यादा रेट पे खरीदने को तैयार है। बायर इसको 40,000 में भी खरीदने को रेडी था, 50 में भी रेडी था, 60 में भी रेडी था। फाइनली 80,000 पे डील फिक्स हो गई। अब अगर मान के चलो कि ये जो कार है, इसका जो बेस प्राइस है 30,000, तो कोई भी इसको बाय नहीं करता। 30,000 1, 2, 3 किसी ने भी बोली नहीं लगाई, हटाओ इसको। 30,000 के बाद किसी ने 35,000 बोल दिया, और 35,000 के बाद किसी ने बोला ही नहीं कि मैं और ज़्यादा करूँगा, तो वो 35,000 में उसको मिल जाएगी। मतलब क्या है कि प्राइस वही है, डिमांड खत्म हो गई उसकी, सिंपल सी बात है। तो वही चीज़ आप जब देखोगे, तो ये लाइन पढ़ो आप यहाँ पे, व्हेन अग्रेसिव बाइंग ओवरवेल्म अवेलेबल सेलिंग इंटरेस्ट, प्राइस कैन राइज। एक तराजू की तरह है, ठीक है? एक तराजू की तरह है कि बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है, सेलर का प्रेशर कम है, तो प्राइस नेचुरली ऊपर जाएगा। और यहाँ पर एक शब्द है, उस पे आप ज़्यादा फोकस करना, जो कि है हमारा अग्रेसिव। क्या शब्द है? अग्रेसिव। देख रहे हैं ना, अग्रेसिव। अग्रेसिव मतलब बहुत ज़्यादा अग्रेशन के साथ, जल्दबाजी के साथ, ठीक है? ये तरीके से समझो आप, जल्दबाजी। मतलब कि कोई सी भी चीज़ को आप वेट नहीं हो रहा है, मतलब कि अग्रेशन, वेट नहीं करना। प्राइस 101 जा रहा, 102 जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, खरीदो। उसका ना एक रीज़न और होता है, अग्रेशन आदमी तभी दिखाता है, ये चीज़ मेरे को बहुत दिनों बाद समझ में आई थी। अग्रेशन आदमी तभी दिखा रहा है, और अग्रेशन कौन दिखा रहा है? सबसे पहली चीज़ आप ये समझो कि जो बाय और सेल प्रेशर हम जिसकी बात कर रहे हैं, बायर्स और सेलर की जो बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्मार्ट मनी, ठीक है? स्मार्ट मनी के कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात कर रहे हैं। तो स्मार्ट मनी
कौन है? बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है? क्या है उनके पास? बिग मनी है। तो हम उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर स्मार्ट मनी हमारा अग्रेशन दिखा रहा है, अग्रेशन कैसे दिखाते हैं वो भी आपको बताऊँगा, टेंशन नहीं लो, वीडियो में बने रहो बस। स्मार्ट मनी अगर अग्रेशन दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा फास्ट बाइंग कर रहा है या सेलिंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको कोई ना कोई हिंट पता है। ये बात आप ध्यान रखना। अगर मैं किसी चीज़ में जल्दबाज़ी दिखा रहा हूँ, जैसे मान के चलो कोई स्टॉक मैं खरीदना चाह रहा हूँ, तो वो स्टॉक अगर ₹100 पे था, मैं देखते-देखते वो 102 हो गया, देखते-देखते 103 हो गया और फिर भी मैं उसको खरीदना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी, तभी तो मैं उतना उसके लिए पागल हूँ। सिमिलरली अगर कोई स्मार्ट मनी किसी स्टॉक में अग्रेसिव बाइंग करे जा रहा, तो उसका मतलब क्या है कि उसको पहली बात तो एक हिंट है, उसके पास कोई एक ना कोई इनसाइडर नॉलेज है या फिर उसकी जो रिसर्च टीम है, उसने कुछ ना कुछ इनको बताया होगा कि ये प्राइस अब फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। कोई ना कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी आने वाली है जो इसको फ़ेवर करेगी। तो इस तरीके से क्या है कि उन्हें पता है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो कभी नहीं खरीदा। ठीक है? ये चीज़ है। अग्रेशन दिखता है हमारा कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। मान के चलो कि कोई स्टॉक का प्राइस ₹100 है, मुझे पता है कि अगर मैंने अभी नहीं खरीदा तो ये ₹100 का जो स्टॉक है ना, ये मेरे को बहुत महँगे में खरीदना पड़ेगा। हो सकता है मुझे 120 125 पे खरीदना पड़े क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। कोई अच्छी कंपनी होगी, ऐसे हो जाती हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हो जाती हैं। तो स्मार्ट मनी अगर अग्रेशन दिखा रहा है, चाहे बाय साइड दिखा रहा है, चाहे सेल साइड दिखा रहा है, उस समय हमको चौकन्ना हो जाना है, उस समय हमको बहुत ज़्यादा केयरफुली देखना है प्राइस को और उसी की वजह से आप देखोगे प्राइस में हमारे मूवमेंट आते हैं ऊपर की साइड और नीचे की साइड, जिसकी वजह से बनते हैं हमारे सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन। समझ में आया? सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन बनते हैं जब स्मार्ट मनी अग्रेसिव बाइंग या फिर अग्रेसिव सेलिंग कर रहा हो। इसके लिए आप देखोगे नीचे बहुत अच्छे से बताया गया है कि सप्लाई जोन कौन सा होता है। सप्लाई जोन इज एन एरिया वेयर सेलिंग प्रीवियसली बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुश प्राइस अवे। मतलब कि पिछली बार वहां पे जैसे प्राइस इस तरीके से जा रहा है, अ, ऊपर गया और यहां से बहुत शार्पली नीचे आया, इस पॉइंट से शार्पली ये नीचे आया है। तो जब दोबारा प्राइस यहाँ पर पहुंचेगा तब हम इसका जो हिस्टोरिकल डेटा है, हिस्टोरिकल जो इसका इंफॉर्मेशन थी हमारे पास कि यहाँ से कुछ ना कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से प्राइस हमारा नीचे अग्रेसिव आया। तो जब दोबारा प्राइस वहां पहुंचेगा तब हम उसको बहुत केयरफुली वहां पे देखेंगे और उसका रिएक्शन देखेंगे, उसके बेसिस पे ट्रेड लेंगे। तो ये वाला जो एरिया है ये हमारा बन जाएगा एक सप्लाई ज़ोन। यहाँ पर ध्यान देना, ज़ोन पे मैं बहुत देर तक बात करने वाला हूँ अभी। ये कभी भी एक लाइन नहीं होती है, ठीक है? ये कभी भी एक सिंगल लाइन नहीं होती है, ये हमेशा एक ज़ोन होता है, बहुत बड़ा-सा एक ज़ोन होगा, इस तरीके से एक ज़ोन होगा, ठीक है? कभी भी सिंगल लाइन पे सप्लाई एंड डिमांड नहीं बनता है, तभी आप देख रहे हो उसका नाम में ही ज़ोन है, सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन। कभी भी ये नहीं बोलेंगे हम सप्लाई एंड डिमांड लाइन्स, कभी नहीं सुनोगे आप, क्योंकि वो होता ही एक सिग्निफिकेंट एरिया है। ठीक है? क्या है? एरिया। सप्लाई एंड डिमांड का एरिया होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन होती हैं, सप्लाई एंड डिमांड का एक एरिया होता है और एरिया हम मार्क करते हैं जोन बना के। ठीक है? जब भी आप किसी एरिया को मार्क करोगे तो दो पैरेलल लाइन बनेंगी और उसके बीच में ये हमारा एक जोन बन जाएगा। समझ में आई? तो सप्लाई जोन क्या होता है कि ऐसा एरिया जहां पर पिछली बार स्ट्रांगली वहां से प्राइस नीचे आया था। दूसरी तरफ जो डिमांड जोन है is an area where buying previously become strong enough to push price away। मतलब कि ऐसा एरिया जो पिछली बार जहां पर प्राइस आया था वहां से स्मार्ट मनी बहुत अग्रेशन के साथ उसको ऊपर लेके गया था। सिंपल सी चीज, सिंपल सी चीज, एक पॉइंट में आप समझ जाओगे। मतलब कि अगर चलते हुए प्राइस में भी आप समझ जाओगे, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वहां से अग्रेसिवली नीचे आया है तो आपके दिमाग में ये चीज ट्रिगर हो जानी चाहिए कि अगली बार यहां पर जब प्राइस पहुंचेगा तब ये एक सप्लाई जोन या फिर एक डिमांड जोन की तरह ये काम करेगा और ये मल्टीपल हो सकते हैं। पहले ही बता दूं आपको, चार्ट पे जब आप देखोगे तो मल्टीपल सप्लाई एंड डिमांड जोन हमारे होते हैं। ठीक है? कोई भी सिंगल नहीं होता है।
आप ये नहीं देखना कि चार्ट पे अगर कोई 1 या 2 ज़ोन बना दे, ऐसा कुछ नहीं है। हर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, हर एरियाज़ के अकॉर्डिंग बहुत सारे मल्टीपल सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन होते हैं। बस ये फ़र्क क्या है उसके बीच में? फ़र्क ये है कि वो कितनी क्वालिटी के हैं, कितनी क्वालिटी के ज़ोन हैं, बस ये फ़र्क है। होते मल्टीपल हैं, सिंगल नहीं होते हैं। क्वालिटी कैसे देखनी है आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है? इतना पॉइंट समझ में आया? ठीक है? बहुत मेहनत से पीडीएफ बनती है, तो पक्का दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज मैं आपसे लाइक का भी नहीं बोलूँगा, मुझे पता है बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं और नॉन सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना, भले ही चाहे 1 हफ्ते बाद हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है यार लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो। ठीक है? अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? आगे चलते हैं भाई, क्या हुआ है? ठीक है, ये देखिए, व्हाट एक्चुअली क्रिएट्स सप्लाई एंड डिमांड? एक्चुअली में सप्लाई एंड डिमांड क्यों क्रिएट होती है, किस तरीके से क्रिएट होती है, यहाँ पर एक थोड़ा-सा आपको एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बताया गया है, ठीक है? ये देखो, सबसे पहला बताया गया है हमारा एक डिमांड ज़ोन के बारे में। डिमांड ज़ोन और सप्लाई ज़ोन, पहली बात तो आप ये ध्यान रखो कि डिमांड ज़ोन कहाँ होता है, सप्लाई ज़ोन कहाँ होता है। सप्लाई का मतलब क्या है कि वहाँ पे सप्लायर हैं, सप्लायर, सप्लाई। सप्लायर क्या करते हैं? क्वांटिटी प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग बेचने को बैठे हैं, सप्लाई करने को बैठे हैं। डिमांड ज़ोन हमेशा एक सपोर्ट एरिया होगा, नीचे का एरिया होगा, जहाँ पर बहुत सारी डिमांड क्रिएट है। मतलब जब भी प्राइस जा रहा है, वहाँ से लोग खरीद रहे हैं उसको, वहाँ से लोग खरीद रहे हैं। समझ में आई? तो डिमांड ज़ोन आपका होता है नीचे, डिमांड ज़ोन नीचे होगा, सप्लाई ज़ोन ऊपर होगा। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, लेकिन एक बार जब आप समझ जाओगे ना सप्लाई एंड डिमांड के बारे में, थोड़ा-सा मीनिंग समझ के काम करोगे, रट के नहीं, तो आपके दिमाग में आ जाएगा। मैं आज की डेट में कभी कन्फ्यूज़ नहीं होता हूँ। बहुत पहले कन्फ्यूज़ होते थे अपन। ठीक है? ये देखो, बाइंग प्रेशर इज़ ग्रेटर देन सेलिंग इंटरेस्ट। बाइंग प्रेशर इज़ ग्रेटर देन सेलिंग इंटरेस्ट, तब हमारा एक डिमांड ज़ोन क्रिएट होता है। सिंपल वही एग्ज़ाम्पल है। मतलब कि जो हमने एग के एग्ज़ाम्पल समझा था, जो हमने अनियन एंड टोमेटो के एग्ज़ाम्पल से समझा था, मतलब बाइंग प्रेशर तो उतना ही है। बाइंग प्रेशर तो ज़्यादा है ही, लेकिन सेलिंग वहाँ पे कम हो रही है। तो और पता ही है कि वहाँ पे जब डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम हो रही है, तो प्राइस तो वहाँ से ऊपर जाना ही जाना है। तो वही चीज़ आपका चार्ट पे काम करेगा कि जो बाइंग प्रेशर है वो अगर ज़्यादा होगा, सेलिंग की पोजीशन वहाँ पे कम लगी होगी, लिक्विडिटी कम होगी, तो वहाँ से हमको एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा प्राइस में। प्राइस ऊपर और नीचे क्यों जाता है, इसको मैंने बहुत बार वीडियो में बताया है। ऑर्डर फ्लो के एग्जाम्पल से बहुत बार बताया, ठीक है? उसको भी आगे हम वो भी देखेंगे। अभी खाली ये समझो कि स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव बाइंग ज़ोन से आएगा, ठीक है? क्यों आएगा? क्योंकि वहाँ से अग्रेसिवली लोग बाइंग प्रेशर लगा रहे हैं, सेलिंग की इतनी पोजीशन वहाँ पर है नहीं है, सेलर इतने ज़्यादा बैठे नहीं हैं, बायर्स एग्रेसिवली वहाँ पे खरीद रहे हैं, ठीक है? चलिए, सेलिंग की पोजीशन कैसे लगेगी? सेलर्स प्रेशर, मतलब जब सप्लाई ज़ोन बनेगा जो कि ऊपर की साइड रहेगा हमारा, मतलब वहाँ पे लोग बेचने को रेडी हैं। बायर्स खरीदने को रेडी नहीं है, लेकिन सेलर बेचने को रेडी है। सेलर किसी भी प्राइस पे, किसी भी कीमत पे वहाँ पे बेचने को रेडी है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट ज़ोन क्रिएट होते हैं और वहाँ से प्राइस नीचे आता है। सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी खाली अब बेसिक जो चीज़ है वो समझो, जो कि हमने पहले भी समझा लिया था आपको। इसके बाद देखते हैं शायद ऑर्डर फ्लो के एग्जाम्पल से हम समझें, ठीक है? पहले हम ऑर्डर फ्लो के एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं, ये देखो। फिर हम वो समझाएँगे, ठीक है? ये देखो। इसको फिर मैं आगे फिर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। पहले तो मेरे को इम्बैलेंस आपको बताने था। इम्बैलेंस ठीक है, अभी पढ़ लेंगे। पहले आप ये देखो, ये ऑर्डर फ्लो का एग्जाम्पल है, ठीक है? आपने देखा होगा जब आप ऑर्डर बुक खोलते हो किसी की, ऑर्डर फ्लो जो होता है जिसमें बाय और सेलिंग की पोजीशन आपको देखने को मिलती है। तो आपको पता है कि यहाँ पर आपको आस्क एंड बिड क्वालिटी दिखाई देती, क्वांटिटी दिखाई देती है कि सेलर कितने बैठे हैं, बायर कितने बैठे हैं। हर प्राइस पे आपको दिखाई देगा। 100, 100 ऐसे ₹100 से लेके एग्जाम्पल दिया गया है इस तरीके से। तो आपको ये दिखाई देगा कि जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो कब जाएगा? जब बायर्स बहुत ज़्यादा हों और किसी भी प्राइस पे खरीदने को रेडी हों और सेलर बहुत कम बैठे हों। तो मार्केट का क्या आदत है, जो एक्सचेंजेस है ना, हमारी एक्सचेंजेस, एनएससी एंड बीएससी, उनका काम क्या है बेसिकली? उनका काम है बायर और सेलर को मिलाना। सिंपल सा काम है उनका, और कोई काम ही नहीं है। मतलब कि अगर मैंने बाय का ऑर्डर डाला और सामने अगर कोई सेलर बैठा होगा, तो एक्सचेंज हम दोनों को मिलाएगा। उसको वो सेलिंग की पोजीशन लगाए बैठा होगा, मैं बाइंग की, और हम दोनों के कॉन्ट्रैक्ट आपस में एक्सचेंज हो जाएँगे। तो इससे एक चीज़ और समझ में आती है
कि एवरी ट्रांजैक्शन में बायर और सेलर हमारा मौजूद है, ठीक है? हर एक शेयर खरीद रहे हैं, एक ट्रांजैक्शन में बायर और सेलर दोनों मौजूद है। फिर आप कहोगे कि तो फिर बायर ज़्यादा कैसे हो गया, सेलर कम कैसे हो गया? आपके दिमाग में ये बात आई होगी ना? जैसे कि आप देख रहे होगे प्रीवियस स्लाइड में यही हम समझा रहे थे कि जो बायर और सेलर का प्रेशर है, उसके बीच में लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है? कि भाई हर हर ट्रेड में एक बायर है, एक सेलर है। तो फिर अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, जैसे मान के चलो 1 लाख क्वांटिटी किसी ने एकदम से डाल दी, तो 1 लाख वहाँ पे सेलर भी तो बैठा है, तभी तो वो क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो पाई है। तो फिर इसमें प्राइस ऊपर और नीचे कैसे जाता है? ये लोगों के दिमाग में बहुत सारी वो आती है। तो उसका जो एग्ज़ाम्पल है ना, वो ऑर्डर फ्लो में यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है? अब जैसे मान के चलो कि ₹100 पे ये जो ₹100 है और यहाँ पर क्वांटिटी लगी हुई है, सेलर यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है? इतने-इतने प्राइस पे यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, ठीक है? अब जैसे मान के चलो कि 100 लोग ₹100 पे बैठे हैं, ये तो थोड़ा गलत एग्ज़ाम्पल है, मैं आपको थोड़ा ऐसे समझा के दिखाता हूँ, देखो। 1 मिनट का टाइम दो, बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको समझाऊँगा। 100, 101, 102 और ये 99 आप समझ लो। यहाँ पे सेलर बैठा है और यहाँ पर बायर बैठा है, ठीक है? सेलर को हम रेड से कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे मान के चलो 2000 क्वांटिटीज़, यहाँ पे 1000 क्वांटिटीज़, यहाँ पे 3000 क्वांटिटीज़, यहाँ पे 5000 क्वांटिटीज़ ऐसे हैं। और यहाँ पे बायर्स में बायर मान के चलो यहाँ पर बैठा है 1500 क्वांटिटी, 25 क्वांटिटी और 4500 और 2000 क्वांटिटी। इस तरीके से आपने देखा होगा हर प्राइस पे बायर और सेलर बैठा रहता है। अब प्राइस मूव कैसे करता है? 100 से 110, 101 से 102 कैसे जाता है? इस तरीके से ऊपर और नीचे क्यों जाता है? वो जाता है जब बायर और सेलिंग में से कोई एक प्रेशर बहुत ज़्यादा दिखा दे। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस अभी चल रहा है ₹100, ₹100 प्राइस चल रहा है। ₹100 पे 1500 लोग खरीदने वाले बैठे हैं, 2000 लोग बेचने वाले बैठे हैं। तो ईज़िली इन लोगों की पोज़ीशन यहाँ पर एक्सचेंज हो जा रही है। मतलब अगर नेट सम देखें तो यहाँ पर 500 सेलर ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या है कि 1500 लोगों की जो शेयर है, वो 1500 सेलर यहाँ पर ले जाएँगे, बचा रिमेनिंग 500। अब ये 500 को फुलफ़िल करने के लिए प्राइस थोड़ा-सा नीचे जाएगा क्योंकि सेल साइड पोज़ीशन लगी हुई है। अब ये क्या करेगा? 100 से 99 जाने की कोशिश करेगा ताकि वहाँ पे 2000 लोग जो बैठे हैं, उसमें से 500 लोगों के ये जो ऑर्डर है, ये यहाँ पर कैंसल आउट हो जाए, खत्म हो जाए। अब मज़ा पता कब आता है? मज़ा ये आता है जब अगर मैं इस पॉइंट पे ₹100 पे यहाँ पर 10,000 क्वांटिटी एकदम से मार्केट ऑर्डर लगा दूँ अग्रेसिवली बाय का। अब जैसा कि आपको बताया जो मार्केट ऑर्डर होता है उसका काम क्या होता है? मार्केट ऑर्डर का काम होता है कि इंस्टेंटली आपकी पोजीशन फिल करना। लिमिट ऑर्डर अगर मैं 100 पे लगा दूँगा 10,000 क्वांटिटी का तो जैसे-जैसे यहाँ पर जैसे 2000 लोग बैठे हैं तो हाल-फिलहाल 2000 क्वांटिटी खत्म हो जाएगी। फिर यहाँ पे कुछ लोग और 100 पे बेचने आएँगे, फिर ऐसे-ऐसे करके फुलफिल होगा। लेकिन मार्केट ऑर्डर की आदत क्या है कि एक्सचेंजेस क्या करते हैं, इनको हाल के हाल फुलफिल कराते हैं, एकदम मिली सेकंड्स में फुलफिल होते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है और प्राइस में एकदम से मूवमेंट भी आ जाता है। कैसे आता है मैं बताऊँगा आपको देखो, 10,000 क्वांटिटी हमने लगाई ₹100 पे, यहाँ पे 2000 बैठने वाले हैं तो 2000 हाल-के-हाल वहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगी, रिमेनिंग क्वांटिटीज़ हमारी बचेगी 8000। अब 8000 के लिए प्राइस फिर ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर 3000 लोग बैठे हुए हैं, 3000 सेल साइड की पोज़ीशन हाल-के-हाल फिर एक्सचेंज होगी, फिर बचा हमारा 5000 ठीक है? अब 101 से प्राइस हमारा 102 जाएगा। 102 पे आप देख रहे होगे 5000 क्वांटिटी सेलिंग की लगी है, रिमेनिंग हमारी 5000 थी। तो 5000 5000 इक्वल आउट हमारा ऑर्डर कंप्लीट। आप देखोगे एवरेज प्राइस क्या आएगा 100 और 102 के बीच का जो भी प्राइस आएगा वो आ जाएगा और प्राइस हमारा चार्ट पे ₹102 आपको दिखाई देगा। मतलब कि 2% प्राइस हम यहाँ पे मूव करा के ले गए। इतना ईज़िली नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे तो हमने सिंपल आपको समझाने के लिए बताया कि 100 से 101 गया, 102 गया। वैसे ये पॉइंट में होते हैं। जैसे आपको टिकर साइज़ पता है ना क्या होता है? किसी-किसी स्टॉक का टिकर साइज़ 0.5 ही होता है, 0.5 होता है, किसी का ₹1 होता है। जैसे निफ्टी का टिकर साइज़ 0.5 है शायद। मतलब 0.5 फिर 0.5 1 होगा, फिर 0.5 इस तरीके से शायद चेंज होता है निफ्टी का आई थिंक सो। तो इस तरीके से जो टिकर साइज़ है ना उसके हिसाब से ये होता है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए प्राइस को एकदम से 1 या 2% मूव कराने के लिए, इतना ईज़ी नहीं होता है। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोसेस यही है। जितने ही मूवमेंट आते हैं वो आते इसी वजह से हैं। बाय साइड का प्रेशर, सेल साइड का प्रेशर अभी आपको समझ में आया होगा। क्या होता है? हर जैसे हर ट्रेड में बायर और सेलर दोनों मौजूद हैं। जैसे 10,000 क्वांटिटी हमने यहाँ पे हाल के हाल डाली मार्केट ऑर्डर में तो उसमें सेलर भी मौजूद है। लेकिन सेलर क्या है
क्वांटिटी कम है तो उसको फुलफिल करने के लिए प्राइस एकदम से ऊपर जा रहा है ताकि सेलर पूरे हो सकें। सेलर अभी इतने ज़्यादा मौजूद नहीं है इस प्राइस पे, लेकिन जैसे-जैसे प्राइस ऊपर जाता जाएगा, सेलर नए-नए सेलर मिलते जाएँगे और हमारा ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, जिस वजह से प्रेशर प्राइस में हमको दिखाई देगा, 100 से प्राइस ₹102 चला जाएगा। समझ में आई? सिंपल सा ये हमारा कांसेप्ट था ऑर्डर फ्लो का, ये वाला। क्या अग्रेसिव मार्केट बाय ऑर्डर देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है? मार्केट बाय ऑर्डर एंड मार्केट सेल ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर पे ही होगा ये काम, अब ध्यान रखना, लिमिट ऑर्डर पे कभी नहीं होगा। लिमिट ऑर्डर पे अगर मैं 10,000 क्वांटिटी लगाता ₹100 पे, तो क्या होता कि 2,000 जो क्वांटिटीज़ थी वो हाल-फिलहाल एग्ज़ीक्यूट होती, 8,000 बचती, फिर प्राइस ऊपर-नीचे होता थोड़ा, फिर जैसे ही 100 पे आता फिर 8,000 में से कुछ एग्ज़ीक्यूट हो जाते। आपने देखा होगा जब भी आपने ट्रेड डाला होगा इंट्राडे में जब भी हम ट्रेड डालते हैं, जैसे कभी-कभी क्या है ना कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हम डाल देते हैं। जैसे हम कोई से ऐसे स्टॉक में चले गए जिसमें लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे मेरे को पता है कि बहुत सारे ऐसे हैं स्टॉक्स जिसमें मैंने डाला ऐसे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार क्वांटिटी तक मैंने इंट्राडे में खरीदी है, किसी एक प्राइस पे लिमिट ऑर्डर लगा के। तो लिमिट ऑर्डर में क्या है कि आपने देखा होगा एक बार में पूरा नहीं होता है फुलफिल। हो सकता है कि 500 क्वांटिटी फुलफिल हो गई और प्राइस ऊपर चला गया। फिर जैसे ही वो थोड़ा नीचे आया, फिर हमारी और क्वांटिटी एग्ज़ीक्यूट हुई, ऐसे करते-करते पूरी एक बार में होती है। रियल में आपने देखा होगा अगर आपने इंट्राडे किया होगा तो, ठीक है? तो यही चीज़ है हमारा लिमिट एंड मार्केट ऑर्डर। अग्रेसिव हमको मार्केट ऑर्डर में ही दिखाई देगा। अग्रेशन कैसे दिखाई देगा? लिमिट ऑर्डर में कौन-सा अग्रेशन दिखाई देगा? लिमिट ऑर्डर तो आदमी तब लगाता है जब हमको बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी है कि हमने इस प्राइस पे खरीदा। जो कि जब हमारे कंप्रेशन के जो ज़ोन होते हैं, जब प्राइस हमारा कंप्रेस करता है इस तरीके से, छोटी-छोटी कैंडल बना के जब चलता है, उसमें हमको लिमिट ऑर्डर जो स्मार्ट मनी है वो यूज़ करते हैं। मतलब स्लोली-स्लोली अपनी पोज़ीशन को बिल्ड करने के लिए। लेकिन मार्केट ऑर्डर वो तभी लगाते हैं जब उनको एक डिसीज़न लेना पड़ता है कि कहाँ पे प्राइस को लेके जाना है, ऊपर या फिर नीचे। समझ में आई? चलिए, तो ये पॉइंट हमको आपको पहले नहीं बाद में बताना था। अभी पहले ये समझो। यहाँ पर थे हम, तो ओवर सिंप्लिफिकेशन क्या करा हमने कि बाय प्रेशर और सेल प्रेशर ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि हर ट्रेड में आपका एक बायर और सेलर मौजूद है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि बायर बहुत ज़्यादा आ गए या सेलर बहुत ज़्यादा आ गए, नहीं। वो चीज़ है सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी मार्केट ऑर्डर एंड अग्रेशन के ऊपर, ऑर्डर फ्लो के ऊपर, ठीक है? देखो, हेवी बाइंग, लिटिल राइज़, सेलिंग इंटरेस्ट ऑब्ज़र्व मतलब कभी-कभी आपने देखा होगा कि बाइंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्राइस में जंप नहीं आता है, जो कि आपको वॉल्यूम से पता चल जाएगा। कभी-कभी आपने देखा होगा बहुत छोटी-छोटी कैंडल्स में ना बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आपको दिखाई देगा। मतलब बाय और सेल तो यहाँ पर हुआ है, लेकिन प्राइस में इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया। आपने डोजी कैंडल देखी होंगी, छोटी-छोटी सी डोजी कैंडल होती हैं, इन पे वॉल्यूम देखना, वॉल्यूम इनका बड़ी-बड़ी कैंडल के बराबर रहेगा, जो कि बहुत बड़ी-बड़ी ग्रीन एंड रेड कैंडल रहती है, उनके बराबर वॉल्यूम आपको मिलेगा, लेकिन साइज़ बहुत छोटा है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई ना कोई है जो उनकी पोज़ीशन को एब्ज़ॉर्ब कर रहा है। अब जब एब्ज़ॉर्प्शन होता है ना इस तरीके से, तो उसके बाद जो प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। समझ में आई? ठीक है, चलिए यहाँ पर जो चीज़ दी गई है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? मतलब सप्लाई एंड डिमांड सिर्फ़ और सिर्फ़ बायर और सेलर के बीच की वो बात नहीं है। बात है अग्रेसिव ऑर्डर कि कौन ज़्यादा अग्रेसिव ऑर्डर लगा रहा है। दूसरा पोजीशनिंग तो वही हो जाएगी मतलब कहाँ पे लगा रहा है। प्राइस एक्सेप्टेंस एंड अवेलेबल लिक्विडिटी ये 2 चीज़ें आप समझो। प्राइस एक्सेप्टेंस कैसे होगा? प्राइस एक्सेप्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट से। जब उसको छोड़ के प्राइस जाएगा, फिर अवेलेबल लिक्विडिटी उतनी लिक्विडिटी भी होना वहाँ पे ज़रूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कि प्राइस जब डिमांड एंड सप्लाई ज़ोन बना देता है, तो दोबारा रिविज़िट करता ही वो लिक्विडिटी के लिए है। ठीक है? दोबारा रिविज़िट वो करता ही लिक्विडिटी के लिए क्योंकि पता है कि वहाँ पर दुनिया भर के स्टॉप लॉसेस और सेल साइड या बाय साइड के ऑर्डर वहाँ पे लगे रहते हैं। ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी, टेंशन नहीं लो। अभी तो हम बहुत आगे अपन को जाना है। ठीक है? ये देखो। अब यहाँ पर हम बेसिक जो डिफरेंस है ना वो हम कंपेयर करेंगे सप्लाई एंड डिमांड का प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। इसको ना मैं चार्ट पे भी आपको समझाऊँगा लास्ट में तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। अभी खाली बस ये समझो जो मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ। देखो, सप्लाई ज़ोन एंड डिमांड ज़ोन सबसे पहले तो क्या है कि ये एक ज़ोन है। सबसे पहली चीज़ ये एक ज़ोन है, एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है? एरिया ऑफ इंटरेस्ट। किसके इंटरेस्ट का? स्मार्ट मनी के। वहीं दूसरी तरफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम नॉर्मली एक लेवल की तरह मार्क करते हैं। ठीक है? एक लेवल मतलब कि एक लाइन के तौर पे। कभी-कभी हम एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं। कभी-कभी एकदम सिंपल एक लाइन बना देते हैं।
तो सप्लाई एंड डिमांड एरियाज़ हैं, ज़ोन्स हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे सिंपल एक लेवल है। लेकिन कभी-कभी आपको क्या देखने को मिलेगा? इनके दोनों के बीच में ओवरलैप, इन दोनों के बीच में ओवरलैप, मोस्टली आपको यही देखने को मिलेगा। ओवरलैपिंग ही मिलेगी आपको, मतलब कि सप्लाई एंड डिमांड का ज़ोन होगा और उसी ज़ोन के अंदर आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल भी देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसमें कन्फ्यूज़ होने की कोई बात नहीं है। इसको मैं चार्ट पे आपको दिखा दूँगा कि किस तरीके से प्राइस हमारा ओवरलैप करता है, सप्लाई एंड डिमांड एंड रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। लेकिन मेन चीज़ क्या है ये समझो आप, कि सप्लाई ज़ोन एंड डिमांड ज़ोन ये बन रहे हैं एक बेस के बाद। आपने देखोगे जब भी प्राइस नीचे की तरफ जाता है या ऊपर की तरफ जाता है तो वो हाल के हाल वहाँ पे रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। प्राइस वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है, जिसको हम कंप्रेशन या फिर कंसोलिडेशन भी कहते हैं। और उसके बाद क्या हमको देखने को मिलता है? स्ट्रॉन्ग डिपार्चर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या चीज़? स्ट्रॉन्ग डिपार्चर, मतलब कि उस ज़ोन को वो बहुत स्ट्रांगली डिपार्ट कर रहा हो। डिपार्चर आपको पता है ना, अराइवल एंड डिपार्चर, ट्रेन का आपने पता है ना कि डिपार्ट हो रही है, अराइव हो रही है। डिपार्ट मतलब वहाँ से जाना, उस ज़ोन को छोड़ना। जैसे प्राइस हमारा इस तरीके से है, प्राइस यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर दोबारा जब इस ज़ोन के पास प्राइस पहुँचा, तो कितना स्ट्रांगली वहाँ से छोड़ के नीचे आ रहा है, इस तरीके से, ठीक है? ये इसको कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग डिपार्चर एंड इसको एक शब्द और कहते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि प्राइस बहुत स्ट्रांगली वहां से निकल रहा है, इम्बैलेंस के साथ निकल रहा है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हमारा इम्बैलेंस होता है। इम्बैलेंस क्रिएट होता है मार्केट ऑर्डर से। मार्केट ऑर्डर जब हम लगाते हैं तो वो होता है ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे, जो हमने अभी समझा था ना, 100 रुपए पे इतने लोग बैठे हैं, 101 पे इतने लोग बैठे हैं, वो हमारा ऑर्डर फ्लो है। तो आप देख रहे हो कि पूरी की पूरी साइकिल है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट है एक तरीके का इम्बैलेंस, इम्बैलेंस होता है मार्केट ऑर्डर की वजह से। मार्केट ऑर्डर स्मार्ट मनी कब लगाता है? जब उनको कुछ ना कुछ इनसाइट होती है, जिसकी वजह से ऑर्डर फ्लो की वजह से वहां पर हमारा मूव आता है। ये सारी की सारी जो साइकिल कंप्लीट होंगी, इसको हम कहते हैं एक स्ट्रांगली डिपार्टेड मूवमेंट। स्ट्रांगली डिपार्टेड मूवमेंट कहते हैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में। और इससे पता चलता है हमारा क्वालिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जोन। इसी से सिंगल मोस्ट फैक्टर है, अगर आपको किसी भी सप्लाई एंड डिमांड जोन की क्वालिटी पता करना है कि प्राइस कितना स्ट्रांगली वहां से डिपार्ट हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। सिंपल, अगर डिमांड जोन होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, स्ट्रांगली डिपार्ट करेगा। ठीक है, ये हम डिपार्चर की बात कर रहे हैं, अभी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की बात नहीं कर रहे हैं। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हमारे जोन है और इस तरीके से आपको यहाँ पर एक ब्रेकआउट या फिर नीचे की तरफ आपको एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं ब्रेकआउट ब्रेकआउट की, हम सिंपल जब सप्लाई एंड डिमांड जोन हमारे रिस्पेक्ट होते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं कि प्राइस हमारा गया, इस जोन तक गया और यहाँ से कितना अग्रेशन के साथ वो नीचे आ रहा है इस वाली जोन के पास। और अगर नीचे है, प्राइस अगर हमारा नीचे है इस तरीके से, तो यहाँ से किस अग्रेशन के साथ वो ऊपर की तरफ जा रहा है, हम खाली इसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो अग्रेशन है ना, इससे सप्लाई एंड डिमांड जोन की जो स्ट्रेंथ है, उसके बारे में हमको पता चलता है सिंपल, कि कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा वहां पे हमको अलर्ट रहना है। वो सारी चीजें अभी बताई जाएंगी। तो यहाँ पर ये चीज आपकी क्लियर हुई कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल होते हैं, वो सिंपल हम एक लाइन के तौर पे बना देते हैं। कभी-कभी प्राइस वहाँ पे रिएक्ट करता है, कभी-कभी नहीं करता है, सिंपल, ठीक है? अब यहाँ पे एकदम छोटा-सा आपको की डिफरेंस देखने को मिल रहा है। की डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या पूछता है कि प्राइस कहाँ पे रिएक्ट किया? प्राइस कहाँ पे रिएक्ट किया? जी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमको पता चल जाता है। लेकिन सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन, व्हाट कॉजेस द स्ट्रॉन्ग मूव? स्ट्रॉन्ग मूव के पीछे का कारण क्या है? वो सप्लाई एंड डिमांड को जब हम पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझको अभी हाल कमेंट कर दो। 1 सेकंड का आपको टाइम देता हूँ जब तक मैं पानी पीता हूँ। 1 सेकंड का टाइम है, जितना भी अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दो, नहीं है तो लिख देना नो डाउट। ठीक है? मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ पर्सनली। चलिए, तो जितने भी लोगों ने कमेंट किया होगा उनका मैं रिप्लाई कर दूँगा विदिन 24 आवर्स। ये चीज़ हमने पढ़ी ली कि हाउ इम्बैलेंस वर्क, इम्बैलेंस कैसे क्रिएट होता है, मार्केट ऑर्डर की वजह से क्रिएट होता है। मार्केट ऑर्डर की वजह से प्राइस में कुछ इस तरीके से आपको जंप देखने को मिलेगा। ठीक है? लार्ज बॉडी आपको देखने को मिलेगी।
ये हमेशा आप देखना जब भी कोई बड़ी कैंडल मिलेगी ना डिस्प्लेसमेंट कैंडल, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट पता है ना आपको, इस तरीके से होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। कि प्राइस ऐसे मरे-मरे चल रहा था और अचानक से इतनी बड़ी सी एक रेड कैंडल आ जाए और प्राइस कंटिन्यू कर जाए। मतलब क्या है? ये हमारा एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब कि एक एरिया ऑफ क्या बना है ये? एक एरिया ऑफ इम्बैलेंस बना है ये। मतलब कि इसने एक इम्बैलेंस क्रिएट किया है। इम्बैलेंस को मार्केट बैलेंस करने के लिए फिल आउट करती है। ये बात आप ध्यान रखना हमेशा। जब भी मार्केट में एक इम्बैलेंस बनेगा, मार्केट को इम्बैलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्राइस दोबारा इस ज़ोन में रिविज़िट करने आएगा। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट हो, आप ये समझो कि वहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। इम्बैलेंस क्रिएट करते हमारे स्मार्ट मनी है, ये बात भी आपको ध्यान देना है। स्मार्ट मनी हमारे इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं और प्राइस उस इम्बैलेंस को फिल करने दोबारा आएगा। तो आप देखोगे दोबारा प्राइस इस ज़ोन तक रिविज़िट करेगा और यहाँ पर अगर ये जो इम्बैलेंस है ये बहुत बड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो यहाँ पर आपको ये दोबारा एक इम्बैलेंस के साथ प्राइस हमारा नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो मतलब इसके बहुत सारी चीज़ें को जो ट्रेडिंग है ना, जो स्ट्रैटेजीज़ हम बिल्डअप करते हैं, वो कभी भी एक सिंपल स्ट्रैटेजी नहीं होती है। वो हमको बहुत सारी चीज़ों को मिला के करना पड़ता है। जैसे आपको जब बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, जब आप इम्बैलेंस को पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, सप्लाई एंड डिमांड को पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, लिक्विडिटी को पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, तब उस सब चीज़ों को मिला के फिर आप एक अपना यूनिक ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हो। सबके ट्रेडिंग सेटअप अलग हैं, सब कोई किसी को कॉपी नहीं कर रहा है, ठीक है? तो नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे जिसको पता होगा कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, तो प्राइस वहाँ पर दोबारा रिविज़िट करेगा। तो उसके दिमाग में रहेगा कि हाँ, अगर ऊपर की तरफ इम्बैलेंस है, तो प्राइस ऊपर जाके दोबारा नीचे आने की कोशिश करेगा। इसको ना मैं आपको एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। देखो चार्ट पे अब मैं लेके चलता हूँ आपको। इसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? ये देखो आपको मैं इम्बैलेंस का दिखाऊँगा, एक लाइव नमूना दिखाता हूँ 5 मिनट का गोल्ड का चार्ट है। ठीक है? निफ्टी में भी देख लेना, बैंक निफ्टी में भी देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अभी-अभी ये चल ही रहा है चार्ट, कोई बहुत पुराना एग्ज़ाम्पल नहीं दे रहा हूँ। लेकिन क्या है कि चार्ट रीडिंग इतना परफेक्ट मैं कर चुका हूँ, इतना एनालिसिस कर चुका हूँ कि देख के ही पता चल जाता है क्या चल रहा है। अब देखो यहाँ पर एक इम्बैलेंस है, यहाँ पर एक इम्बैलेंस है, आपको नहीं दिख रहा होगा, मुझे दिख गया। ठीक है? प्राइस यहाँ से ये देखो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्राइस यहाँ आया, यहाँ से ऊपर गया। ठीक है? अब यहाँ से फिर वो नीचे की तरफ कंटिन्यू किया। ठीक है? बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू किया नीचे की तरफ। तो कंटिन्यू करते-करते ये वाला जो पॉइंट है, इसने यहाँ पर एक इम्बैलेंस क्रिएट किया। ये इम्बैलेंस क्रिएट किया प्राइस ने, ठीक है? अब इतना सा इम्बैलेंस भी ठीक-ठाक इम्बैलेंस है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गोल्ड का चार्ट है, इतना पॉइंट भी काफ़ी बड़ा पॉइंट है, मतलब कि कोई ना कोई स्मार्ट मनी ने यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट किया। तो प्राइस की क्या आदत है? दोबारा जाएगा, 1 सेकंड रुको, दोबारा जाएगा, इस इम्बैलेंस को फिल आउट करेगा। इस इम्बैलेंस को फिल आउट करेगा, हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे एक ज़ोन बना देंगे। सिंपल यहाँ पर एक ज़ोन बना देंगे और इसको हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। आप देख रहे हो कि प्राइस आया दोबारा, इस ज़ोन में आया दोबारा प्राइस, देखो इसके ऊपर नहीं गया, इस ज़ोन में आया और यहाँ से फिर इम्बैलेंस के साथ ये नीचे की तरफ गया। यहाँ पर देखो फिर इम्बैलेंस बनाया, यहाँ पर देखो कंप्रेशन देखने को मिला, जो सप्लाई एंड डिमांड में हमने पढ़ा था, प्राइस जाएगा वहाँ पे कंप्रेस करेगा और कंप्रेस करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट के साथ वो छोड़ रहा है, डिपार्ट कर रहा है, स्ट्रांगली डिपार्ट। क्या कर रहा है स्ट्रांगली डिपार्ट? यहाँ से कर रहा है। कहाँ तक का टारगेट लगा सकते हो? ये वाले इम्बैलेंस तक का भी एक टारगेट लगा सकते हो, छोटी सी स्केल कर सकते हो। नहीं तो नीचे इस पॉइंट तक भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ था। तो ये आपने इस मूव को ईज़िली कैप्चर कर लेना था। कैसे कर लेना था? सिर्फ 2 कांसेप्ट आपने यूज़ किए, एक इम्बैलेंस का कांसेप्ट, एक सप्लाई एंड डिमांड का कांसेप्ट। अब देखोगे तो एक तरीके का सप्लाई एंड डिमांड ही क्रिएट होता जा रहा है। ठीक है? आप देखो, एक तरीके से ये हमारा एक सप्लाई एंड डिमांड का ज़ोन ही तो बनता जा रहा है। ऐसे ही तो बनते हैं ज़ोन, और कैसे बनते हैं? ये देखो यहाँ से स्ट्रांगली डिपार्ट किया। ये देखो, समझ में आई? चलो। हाँ, समझ में आया इम्बैलेंस का कांसेप्ट कैसे करना है? इसके बाद आगे देखते हैं। चलो, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लेना, पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे नहीं, मुझे पता है टेलीग्राम से। अ सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन इज़ नॉट वेयर प्राइस टर्न्ड। ठीक है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन को इस तरीके से मार्क करते हैं कि जहाँ से भी प्राइस टर्न हो गया, वहाँ पर वो एक ज़ोन वहाँ पे बना देंगे। सिंपल सी आदत ही है सबकी। क्योंकि उनको लगता है कि यार प्राइस ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एक्टिवेट है, जब प्राइस दोबारा जाएगा तो हमारा वहाँ पे
देखने को मिलेगा। नहीं, ये गलत चीज़ है, क्योंकि ये ना बहुत बार आपको हाई एक्यूरेसी नहीं देगा। सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन इज़ नॉट वेयर प्राइस टर्न्ड, इट्स वेयर द मार्केट प्रीवियसली शोड एन इम्पोर्टेंट चेंज इन बिहेवियर। एक इम्पोर्टेंट चेंज इन बिहेवियर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब कि चेंज इन बिहेवियर, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है। अगर आपने स्मार्ट मनी कंसेप्ट पढ़े हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये एक इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी स्वीप का इवेंट भी हो सकता है, लिक्विडिटी ग्रैब का इवेंट भी हो सकता है। मतलब क्या है कि सप्लाई एंड डिमांड जोन सिंपल ये नहीं है कि प्राइस चलते चलते नीचे गिर गया तो वहां पर बनने ही बनना है, नहीं, वहां पर भी प्राइस रिएक्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, उसकी भी अलग कंडीशन है। लेकिन मार्केट प्रीवियसली वहां पे कुछ एक इंपॉर्टेंट चेंज इन बिहेवियर दिखाओ। चेंज इन बिहेवियर कैसा होता है? जैसे कि प्राइस हमारा इस तरीके से है, एक अप ट्रेंड में चल रहा है, आपको पता है ना कि प्राइस हमारा एक हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाता है, एक हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जाता है। अब यहाँ पर उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, ठीक है? अब ये जो एरिया है चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला, इसके नीचे जब प्राइस जाएगा, तो ये जो हमारा एरिया है, ये एक इम्पोर्टेंट सप्लाई ज़ोन की तरह काम करेगा। यहाँ पर प्राइस जाके आप देखोगे दोबारा नीचे आएगा। समझ में आई? मतलब क्या है कि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बिहेवियर हुआ था, प्राइस ने ट्रेंड को खत्म किया था इस एरिया पे। इस एरिया पे प्राइस ने ये जो ट्रेंड चला आ रहा था, इसको खत्म किया था, जिसकी वजह से अब यहाँ पर जो सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन बनेंगे, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हाई एक्यूरेसी वाले बनेंगे। सिंपली अगर कहीं से भी प्राइस टर्न कर रहा है, उसको हमको रैंडमली सप्लाई एंड डिमांड मार्क नहीं करना है, ये बात आप ध्यान रखना। गोल्डन लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। यही लाइन को अगर फॉलो कर लिया तो समझ लो कि 70 टू 80% एक्यूरेसी आपकी सप्लाई एंड डिमांड जोन फाइंड आउट करने की आ जाएगी। रेस्ट जो एक्यूरेसी बची है 20 से 30% की, वो आएगी आपकी स्ट्रांगली डिपार्टेड मूव देख के, कि कहां से स्ट्रांगली डिपार्ट हमारा प्राइस हो रहा है। समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं, एनाटॉमी देख लेते हैं भाई। ठीक है, जैसे कैंडलस्टिक की एनाटॉमी होती है ना, ओपन हाई लो क्लोज, सप्लाई एंड डिमांड की भी थोड़ी बहुत एनाटॉमी होती है। ज्यादा डेप्थ में पढ़ोगे ना तब ये चीजें आती है, नॉर्मल आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे पहला कंडीशन क्या है जब भी सप्लाई एंड डिमांड जोन बनेगा? सबसे पहली चीज है एक बेस, जो कि कंसोलिडेशन एरिया होता है, जो कि अभी मैंने आपको एग्जांपल में भी समझाया था। गोल्ड के प्राइस ने कंसोलिडेट किया था, एक बेस बनाया था, ठीक है, बेस बना दिया, सब बेस बन रहा है, समझ लो पहली कंडीशन यहाँ पे हमारी फुलफिल हो गई। दूसरा डिपार्टेड, कितना स्ट्रांगली वहां से बेस से प्राइस नीचे जा रहा है, नीचे या ऊपर। डिपार्टेड मतलब कि उस एरिया को छोड़ रहा है। यहाँ पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले से ही आपको क्लियर करना चाहूंगा। प्राइस दोबारा उस रेंज में कितना स्ट्रांगली डिपार्ट कर रहा है, ठीक है, वो आएगा हमारा दूसरे में। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी, देखो हर जगह देखने को मिलेगी, बेस है यहाँ पर, सप्लाई में भी डिमांड में भी एक बेस बनेगा, कंसोलिडेशन होगा, डिसीजन हो रहा होगा, चुपचाप से वहां पे बहुत सारी पोजीशन लग रही होंगी, बेस बन जाएगा। दूसरा है डिपार्चर, वहां से कितना स्ट्रांगली प्राइस डिपार्ट कर रहा है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, ठीक है, ये हमारा डिपार्चर में आ जाएगा। तीसरा क्या है हमारा? इम्बैलेंस, मतलब कि अग्रेशन बन रहा है, डिपार्चर हो रहा है, स्ट्रांगली हो रहा है, लेकिन एक इम्बैलेंस भी वो क्रिएट करे। इम्बैलेंस कैसे क्रिएट करेगा? आपको बताया था, एक फेयर वैल्यू गैप टाइप की एक चीज बनाए। फेयर वैल्यू गैप टाइप की चीज, जैसे कि मान के चलो कि प्राइस हमारा, एक एग्जाम पहले एक काम करते पूरा का पूरा समझते, फिर एग्जाम्पल मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। ठीक है, बेस बनाएगा, डिपार्चर स्ट्रांगली करेगा, स्ट्रांगली डिपार्चर करेगा, इसकी वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा। इम्बैलेंस होता है मार्केट ऑर्डर की वजह से। प्लस फोर्थ, क्या वो कोई एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह कर रहा है? हो सकता है कि प्रीवियस एक स्विंग वगैरह को ब्रेक कर रहा हो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हमारा प्राइस एक रेंज में चलता है, ठीक है, तो मल्टीपल अंदर उसके बहुत सारे स्विंग्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से ऐसे स्विंग होते हैं। तो जब वो डिपार्ट कर रहा है तो क्या वो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है? अगर वो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है तो समझ लो कि वो एक हाई क्वालिटी सप्लाई एंड डिमांड जोन बनेगा। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह होना चाहिए। प्लस लोकेशन मैटर करती है, कभी कभी क्या है कि हायर टाइम फ्रेम के साथ वो मैच हो रहा कि नहीं हो रहा। आपने देखा कि एक हायर टाइम फ्रेम, 1 घंटे का चार्ट लगाया आपने, 15 मिनट का चार्ट लगाया, 1 घंटे के चार्ट में सप्लाई एंड डिमांड जोन आपको अलग दिखाई दे जाएंगे। क्या वही 1 घंटे का टाइम फ्रेम में 15 मिनट का भी ओवरलैपिंग हो रही है? क्या हो रही है? तो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा स्ट्रांगली हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन बिहेव करेगा। यहाँ पर मैं सिंपल आपको बता दूं, एनाटॉमी तो बता रहा हूँ आपको मैं, लेकिन अ, इसको आप ये समझो कि स्ट्रॉन्ग सप्लाई एंड डिमांड जोन की कैटेगराइजेशन भी यहाँ पर क्लियर हो रही है। ठीक है,
लोकेशन के साथ अगर वो रेजोनेंस कर रहा है तो अच्छी बात है। सिक्स्थ क्या है कि प्राइस रिएक्शन, रिजेक्शन एंड सेल ऑफ, मतलब कि प्राइस वहां पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि रिटर्न अगर हो रहा है तो क्या वो प्राइस रिजेक्शन दिखा रहा है, क्या वहां पे कोई लिक्विडिटी वगैरह ले रहा है, इस तरीके से आपको देखना है। मतलब कि पहले 5 पॉइंट आप समझो, 6 पॉइंट नेचुरली आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से आप एक ट्रेड वगैरह मतलब कि प्लान कर सकते हो। यहीं से डिपार्चर से ही आप एक नया ट्रेड प्लान कर सकते हो। रिटर्न वाला ये है कि जब प्राइस हमारा एक पुल बैक ले रहा है, सिंपल ये समझो, पुल बैक ले रहा है, पुल बैक के बाद फिर वो डिपार्चर करेगा, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस हमारा एक सिंगल लाइन में चलता नहीं है, जब नीचे भी जा रहा होगा तो हल्का हल्का इस तरीके से पुल बैक लेता हुआ जा रहा होगा। तो पुल बैक में ये चीज बताई गई है कि ऊपर से रिजेक्शन फिर डिपार्चर, रिजेक्शन फिर डिपार्चर, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारी एनाटॉमी हो गई सप्लाई एंड डिमांड जोन की, अच्छे से आपने पढ़ ली। इसके बाद देखते हैं भाई आगे और कुछ है। फ्रेशनेस है बस, खाली लास्ट पॉइंट हम समझते हैं, फिर इसके बाद सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेशनेस पे हम कुछ समझते हैं। ठीक है, फ्रेशनेस क्या होती है? फ्रेशनेस कह लो या फिर इसको आप एक अनटच्ड पॉइंट्स कह लो। जैसे कि हमने लिक्विडिटी के पॉइंट में समझा था, लिक्विडिटी हमने समझी थी, किस तरीके से समझी थी कि प्राइस हमारा यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, तो ये क्या है, एक फ्रेश लिक्विडिटी यहाँ पर क्रिएट हो गई है। मतलब कि यहाँ पर दुनिया भर के सेल साइड के स्टॉप लॉसेस होंगे। बाय साइड, बाय ऊपर, बायर्स ऊपर लेके गए ना, तो सेल साइड के स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे। तो अगर किसी को बाय करना है बहुत बड़ी क्वांटिटी, तो सिंपल उसको प्राइस यहाँ तक लेके आना है, यहाँ पर इनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, उनकी पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो क्या बोला था कि ये हमारा एक बार काम करता है, लिक्विडिटी हमारी वन टाइम काम करती है। एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो लिक्विडिटी है ये सिर्फ और सिर्फ वन टाइम काम करती है। इसकी जो फ्रेशनेस है वो वन टाइम फ्रेशनेस होती है। अगर एक बार प्राइस वहां पर पहुंच गया तो जितने भी स्टॉप लॉसेस थे पिछले के, वो खत्म हो चुके हैं। अब वहां पर कोई भी स्टॉप लॉस वगैरह नहीं बचे, मतलब वहां पर लिक्विडिटी हमारी खत्म हो गई। लेकिन जोन के साथ ऐसा नहीं है। जो सप्लाई एंड डिमांड के जोन है, यहाँ पर आपको मल्टीपल टच देखने को मिलेंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि एक बार प्राइस पहुंच गया तो उस जोन के महत्व खत्म हो गया। जब तक हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, जब तक वहां पर एक कंसोलिडेशन के साथ डिपार्चर नीचे स्ट्रांगली हो रहा है, तब तक हम उसको एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एंड डिमांड का जोन मानेंगे। फ्रेशनेस उसकी कब खत्म होगी? फ्रेशनेस उसकी खत्म होगी ईच टैप के साथ, क्योंकि वहां पर जो भी बायर और सेलर बैठा है उसके पास भी लिमिटेड क्वांटिटीज है, किसी के पास भी अनलिमिटेड यहाँ पर है नहीं है। तो फ्रेशनेस क्या है? A zone, what is the fresh zone? A zone that hasn't been meaningfully revisit after vacation। मतलब कि सिंपल, यहाँ पर एक प्राइस बना, दोबारा वो रिविजिट नहीं किया, तो हम उसको एक फ्रेश जोन समझेंगे, जो कि हम लिक्विडिटी के तौर पे समझते थे। ठीक है, लेकिन हर फ्रेश जोन काम नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। जरूरी नहीं है यहाँ पर एक फ्रेश जोन बना तो प्राइस यहाँ पर आके ऊपर ही जाएगा। पॉइंट्स बहुत सारे हैं, क्या क्या है? पुअर लोकेशन, क्या पता मिडिल ऑफ द जोन में आप चेक कर रहे हो उसको, एक आपने इग्नोर किया कि बड़े टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ एक जोन है और आप नीचे कोई ना कोई एरिया पे इस टाइप की चीज हो रही है और वहां पर आप देख रहे हो। लोकेशन मैटर करता है। हायर टाइम फ्रेम के साथ रेजोनेंस में होगा, बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, फ्रेश जोन भी। पुअर लोकेशन हो गया वीक डिपार्चर, मतलब कि जो नीचे जा रहा है ना, तो प्राइस बहुत एकदम मरा मरा ऊपर नीचे विक बना के जा रहा है, मतलब कि कंफ्यूज होके जा रहा है। मतलब कि वहां पे इम्बैलेंस क्रिएट नहीं कर रहा है। इम्बैलेंस जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक हमको इंटेंट समझ में नहीं आएगा स्मार्ट मनी का, समझ में आई? तो उसको हम एक लो क्वालिटी का सप्लाई एंड डिमांड जोन समझेंगे। हायर टाइम फ्रेम के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। नियर बाय अपोजिंग जोन, नियर बाय अपोजिंग जोन, ये बात भी आप देख लो। मतलब कि अपोजिंग जोन, मतलब कि मान के लो हायर टाइम फ्रेम में वो एक सप्लाई है और छोटे टाइम फ्रेम में वो एक डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में वो एक सप्लाई जोन है और लोअर टाइम फ्रेम में वो डिमांड जोन है। तो वहां पर जो हायर टाइम फ्रेम का जोन है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा। मतलब क्या है कि वो सप्लाई की तरह काम करेगा, डिमांड की तरह काम नहीं करेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। लैक ऑफ मीनिंगफुल स्ट्रक्चर, न्यूज ड्रिवन फॉर्मेशन, ये दो चीजें आप समझो। लैक ऑफ मीनिंगफुल स्ट्रक्चर मतलब कि एक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे आपको पता है कि जब भी हमारा स्ट्रक्चर बनता है, जैसे मान के चलो एक ट्रेंड बनता है, तो आपको पता है कि उसकी खास बात क्या है कि वो एक स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, हायर हाई हायर लो को मेंटेन करके चलता रहता है। ठीक है, अब मैसी स्ट्रक्चर होते हैं, हाई भी ले रहा है लो भी ले रहा है, तो इस चीज में क्या है कि कंफ्यूजन आता है।
इस चीज़ में कन्फ्यूजन होता है। मतलब क्या है कि मिली-भगत सरकार चल रही है एक तरीके से। मतलब कि पूरी सरकार नहीं चल रही मेजॉरिटी के साथ। तो क्या है कि यहाँ पर बायर और सेलर के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई है। तो जो ज़ोन ये क्रिएट कर रहा है वो इतने मीनिंगफुल ज़ोन हमारे होंगे नहीं, भले ही वो फ्रेश ज़ोन क्यों ना हो। न्यूज़ इवेंट ड्रिवन, न्यूज़ के साथ कभी भी आपको उस ज़ोन पे महत्व नहीं देना है। आपने देखा होगा न्यूज़ की वजह से कभी-कभी एकदम से बहुत बड़े-बड़े मूव आ जाते हैं और फिर दूसरा ग्रुप पे चले जाते हैं। तो न्यूज़ के बेसिस पे काम नहीं करना है। न्यूज़ के जो ज़ोन होते हैं उनको अवॉइड करना है। क्योंकि न्यूज़ में जो चीज़ होती है वो हाल-फिलहाल वाली चीज़ होती है, वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन वाली चीज़ नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि जो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग होती है उसमें क्या करते हैं लोग, उसमें जल्दबाज़ी दिखाते हैं। मतलब कि ट्रेडर्स का माइंडसेट ज़्यादा रहता है उसमें, रिटेलर्स का पार्टिसिपेंट ज़्यादा रहता है उसमें, न्यूज़ के बेसिस पे। जैसे आरबीआई की न्यूज़ आने वाली हो, जैसे यूएस में आप देखोगे तो सीपीआई डेटा आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इंडिया में आप देखोगे बजट डे, इलेक्शन डे, कोई नया बिल पास हो रहा है, कोई नई पॉलिसी आ रही है, ठीक है? मोदी जी कोई भाषण दे रहे हैं, जैसे सेमीकंडक्टर के ऊपर दिया था, तो वहाँ पर बहुत अच्छा एक रैली आई थी, ईवी के ऊपर देते रहते हैं, ठीक है? तो इस टाइप का क्या है ना कि न्यूज़ बेस्ड जो भी ज़ोन बनते हैं, उनको आपको सीधे-सीधे इग्नोर करना है, उन पे आपको ट्रेड करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड लिक्विडिटी होती है, वो टेम्परेरी होती है, उसको लॉन्ग टर्म में काम नहीं होता है। जैसे मान के चलो कि ये न्यूज़ बेस्ड आज से 1 हफ्ते पहले प्राइस ऊपर गया, फिर वहाँ से नीचे आया, ठीक है? अब 1 हफ्ता उसमें हो चुका है। अब जितने भी बायर और जो सेलर थे वो तो काम करके निकल गए। अब जब दोबारा प्राइस वहाँ जाएगा तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पर वो जो बायर और सेलर जो पहले वो न्यूज़ के बेसिस पे काम करके गए थे वो बैठे हों। इसलिए न्यूज़ वाली जो चीज़ है उनको अवॉइड करना है। समझ में आई? तो गोल्डन कांसेप्ट क्या लिखा है यहाँ पे, फ्रेशनेस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ज़ोन नॉट अ गारंटी ऑफ अ रिएक्शन। ज़रूरी नहीं है कि फ्रेश ज़ोन है तो वहाँ पर रिएक्शन हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, अगर वहाँ पे इन सारी कंडीशन में से कुछ ना कुछ अगर फॉलो हो रही होगी तो। समझ में आई? चलिए। इसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग, सीधे चलते हैं चार्ट्स पे। चार्ट पे चलते हैं बॉस और देखते हैं कुछ बढ़िया सी चीज़। हम गोल्ड के चार्ट पे चलते हैं, ठीक है? चलिए, ये हमारा गोल्ड का चार्ट है। अब इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से हम सारे के सारे इंडिकेटर विंडिकेटर सब हटा देते हैं, ठीक है? ये हमारा गोल्ड का चार्ट चल रहा है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है? 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर लगा हुआ है। अब अगर हमको आइडेंटिफ़ाई करना है कि कौन-सा एरिया हमारा एक इम्पोर्टेंट सप्लाई एंड डिमांड का एरिया बनेगा, तो उसके लिए कुछ कंडीशन आपको बताई गई थी। सबसे पहले एक हायर टाइम फ्रेम आप चूज़ कर लो। हायर टाइम फ्रेम मतलब कि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन ये भी होता है कि हायर टाइम फ्रेम हम कौन-सा लें? मतलब कि सीधे ही 1 घंटे का ले लें कि 1 दिन का ले लें, नहीं। हायर टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि आप जिस फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग कर रहे हो, उसका मिनिमम 3 गुना ज़्यादा आपको टाइम फ्रेम लेना है। जैसे अगर आप इंट्राडे वगैरह कर रहे हो, मोस्टली लोग इंट्राडे ही करते हैं। इंट्राडे कर रहे हो, आपको पता है कि एंट्री आप 3 मिनट 5 मिनट में ले रहे हो, तो हायर टाइम फ्रेम आपके लिए 15 मिनट का 30 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा आप नहीं लेना, ठीक है? 15 मिनट का टाइम फ्रेम लो और उसमें मार्क करने की कोशिश करो कि प्राइस हमारा कहाँ पर जा रहा है, किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है? अब देखो आप यहाँ पर, अब जैसे कि यहाँ पर प्राइस हमारा मूवमेंट किया था, प्राइस हमारा यहाँ पर मूवमेंट किया था, यहाँ से नीचे आया था, यहाँ गया प्राइस और यहाँ से यहाँ नीचे आया। तो सबसे पहले तो उसने वी शेप बनाया, जो कि लिक्विडिटी के पर्पज़ से बहुत अच्छी चीज़ है। लिक्विडिटी कैसी होती है? हमको पता है कि वी शेप जब प्राइस ऊपर से नीचे आता है, तो वहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एक्टिवेट होते हैं और वहाँ पे बाय साइड के स्टॉप लॉसेस हमारे मिलते हैं। तो लिक्विडिटी के पॉइंट से बहुत अच्छा पॉइंट है, अच्छी बात है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं क्या ये कोई और ज़ोन का पार्ट तो नहीं है? क्या पता और कोई ज़ोन हो उसका पार्ट हो, ठीक है? नहीं, और कोई ज़ोन का पार्ट नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। मतलब क्या है, एक फ्रेश ज़ोन है ये, अभी यहाँ पर रिविज़िट प्राइस नहीं किया है। इसके बाद हम देखेंगे क्या ये डिस्प्लेसमेंट के साथ नीचे गया है? डिस्प्लेसमेंट के साथ नीचे गया है, एक स्ट्रांगली डिपार्टेड कैंडल हमको मिली है कि नहीं मिली है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक ज़ोन चाहिए, मतलब ये एक गैप चाहिए, एक इम्बैलेंस चाहिए। तो यहाँ पर इम्बैलेंस है क्या? ये रेड कैंडल है, ये रेड है, ये रेड है, ठीक है। अब ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल के बीच में आप देख रहे होगे, हाँ, यहाँ पर एक हल्का-सा गैप हैगा, हल्का-सा गैप यहाँ पर है। मतलब क्या है कि ये हाई क्वालिटी ज़ोन बन सकता है, नो डाउट बन सकता है, ठीक है। उससे पहले आप देखोगे एक गैप मेरे को यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, तो क्या करो, सिंपल गैप्स मार्क कर लो और गैप के बेसिस पे ही आपके ज़ोन बनते चले जाएँगे।
एक गैप ज़ोन यहाँ पर है, ठीक है? यहाँ पर कोई गैप नहीं है, देखो। कैसे पता करें गैप है कि नहीं है? ये देखो। ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल के बीच में, ये तो इसी के अंदर आ गई, तो इसी को हम कंसीडर करेंगे। तीसरी कैंडल ये हो जाएगी और चौथी ये हो जाएगी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसके बीच में आप देख रहे होगे बिल्कुल भी गैप नहीं है, मतलब यहाँ पर आप देखो बिल्कुल भी गैप नहीं है, ठीक है? इसलिए स्ट्रांगली डिपार्टेड कैंडल नहीं कहलाएगी। गैप हमेशा आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पे यहाँ पर एक गैप हमको विजिबल हो रहा है। इस कैंडल से लेके आप, ये तो इसी के अंदर है, ये देखो, ये गैप विजिबल हो रहा है ना? ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जितने भी गैप है उसको हम मार्क कर लेंगे। एक यहाँ पर मिल गया हमको, एंड दूसरा हमारा यहाँ पर एक गैप हमको यहाँ मिल गया। इसको कर दो आगे की तरफ एक्सटेंड, ठीक है? तो ये हमारा एक पॉसिबल ज़ोन बन सकता है, जब प्राइस दोबारा यहाँ जाएगा। समझ में आई? जब प्राइस दोबारा यहाँ जाएगा। यहाँ पर देखो इधर पे भी गैप बना था। ये देखो यहाँ पर भी एक गैप हमारा हल्का-फुल्का सा बन रहा था। ठीक है? लेकिन ये गैप ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है, तो इसको हम हटा देंगे। यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट के साथ प्राइस जा रहा है, देखेंगे कि अब इसको ये ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है? तो ये है, अब यहाँ पर पॉसिबल एक सप्लाई ज़ोन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही हैं। डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, स्ट्रांगली डिपार्चर हमको देखने को मिल रहा है, तो ये समझो कि प्राइस जब यहाँ जाएगा तो हल्का-सा पुल बैक लेके फिर यहाँ तक, इस पॉइंट तक जाने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि यहाँ की लिक्विडिटी भी ले ले। तो यहाँ पर अब ये इसका हम रिएक्शन देखेंगे, क्या वो स्ट्रांगली फिर से नीचे की तरफ डिपार्ट कर रहा है? स्ट्रांगली डिपार्ट कैसे है? ज़ोन तो हमने मार्क कर लिए, ज़ोन ऐसे मार्क नहीं करना है, अभी तो हमने गैप मार्क किया था, इसको हटा दो। ज़ोन आपको मार्क करना है इसके बेसिस पे ऐसे। सबसे बड़ी वाली जो कैंडल है ना, उसके बीच में ऐसे मार्क कर लेना, बस ये एक ज़ोन बन गया। अब ज़ोन के अंदर जैसे प्राइस जाएगा तो आपको उसका रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। 5 मिनट का कर दो टाइम फ्रेम, ठीक है? 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर दो और देखो एकदम परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक ही हमारा मार्क हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? एक लास्ट अपोजिंग कैंडल ऊपर की तरफ है, तो लास्ट अपोजिंग कैंडल हमारी यही वाली हो जाएगी। ठीक है, चलिए। सही है एकदम। और यहाँ से स्ट्रांगली डिपार्चर हो रहा है? हाँ, हो रहा है। अगर इन सारी कैंडल्स को हम ब्लेंड कर दें, तो एक बड़ी-सी रेड कैंडल ही हमारी हो जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये हमारा एक हाई क्वालिटी ज़ोन बनने की फिराक में है। जब प्राइस दोबारा यहाँ जाएगा, तब हम उसका नीचे की तरफ देखेंगे किस तरीके से रिएक्शन है। रिएक्शन हमेशा स्ट्रांगली डिपार्टेड देखना है, जो कि इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। प्राइस ऊपर गया इस तरीके से, अगर हल्का ज़ोन बना है और इस तरीके से स्ट्रांगली डिपार्ट कर रहा है, जैसे ये देखो, ये स्ट्रांगली डिपार्टेड कैंडल है। अगर आप इनके हाई पे देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि प्राइस इनको क्रॉस नहीं किया होगा। देखो इसके हाई पे एक लाइन बनाई, इसके हाई पे एक लाइन बनाई, आप देख रहे होगे प्राइस इनको रिस्पेक्ट कर रहा है। ये देखो, इस कैंडल को प्राइस रिस्पेक्ट किया, इसकी लिक्विडिटी नहीं ली। इस कैंडल को रिस्पेक्ट किया, इसकी लिक्विडिटी नहीं ली। मतलब क्या है कि यहाँ पर हाई क्वालिटी सेलर बैठे हुए हैं और रियल में सेलर यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी वो आउट नहीं हुए हैं। इसी तरीके से ये वाले देखोगे, यहाँ पर इस हाई के ऊपर भी प्राइस अभी गया नहीं है। तो आप खुद सोचो कि जब इसके ऊपर प्राइस जाना स्टार्ट करेगा, इसके ऊपर प्राइस जाना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ के जितने भी सेलर हैं इनके एसएल जाएँगे, यहाँ वाले सेलर घबराएँगे, यहाँ वाले सेलर घबराएँगे। धीरे-धीरे जब ऐसे प्राइस ऊपर जाएगा, तो इन सब के एसएल हिट करते-करते, लिक्विडिटी मिलते-मिलते प्राइस हमको इस रेंज तक ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है? ये बहुत सारी चीज़ें देखने रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कल सप्लाई एंड डिमांड देख लिया। अब जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बना देंगे, हाँ, ये एक डिमांड ज़ोन बन गया। डिमांड ज़ोन बन गया, लेकिन क्या हमको यहाँ पर डिपार्चर वगैरह देखने को मिल रहे हैं अच्छे वाले? एक यहाँ पर एक अच्छा-सा डिपार्चर देखने को मिला था, फिर यहाँ पे देखने को मिला, फिर यहाँ देखने को मिला, यहाँ। लेकिन एक चीज़ आप देख रहे होगे, डिपार्चर तो ठीक है, चलो मिल रहे हैं, अच्छे-अच्छे डिपार्चर मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखो मल्टीपल टेस्टेड ये हो चुका है, इसकी फ्रेशनेस खत्म हो चुकी है। इसकी फ्रेशनेस खत्म हो चुकी है। तो या तो एक चीज़ करे ये, या तो यहाँ से लौट के ना लौट के, यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके इंड्यूसमेंट करे। इंड्यूसमेंट करने से क्या होगा? इनके स्टॉप लॉसेस जाएँगे, फिर इंड्यूसमेंट के बाद प्राइस हमारा दोबारा ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करे, तो यहाँ पे बायर और सेलर आउट होके नई लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट करके फिर प्राइस ऊपर जा सकता है। समझ में आई? ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। ओके, अब और हम और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कोई से भाई, ठीक है? जैसे कि इस केस में हुआ था, देखो 15 मिनट का हम दोबारा लगाएँगे। इस केस में डिपार्चर आपको अच्छा मिल रहा है, हाँ, यहाँ से डिपार्चर थोड़ा ठीक-ठाक मिल रहा है। इन 2 कैंडल को ब्लेंड करोगे, बड़ी-सी रेड कैंडल बनेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर एक तरीके से इंड्यूसमेंट ही तो हुआ है। देखो,
प्राइस यहाँ पर गया, लोगों को ट्रैप किया और ट्रैप करके दोबारा इस ज़ोन तक, इस एरिया तक प्राइस आने की कोशिश किया, ठीक है? दूसरा क्या है कि एक चीज़ और है, हमको रिजेक्शन देखना है, प्राइस रिजेक्ट कर रहा हो। रिजेक्शन मोस्टली हमको देखने को मिलता है विक्स से। अगर ज़ोन के पास जाके प्राइस विक्स बढ़ा रहा है, विक्स दे रहा है, समझ लो कि वहाँ पर वाक़ई में सेलर या बायर एक्टिवेट है। जैसा कि आपको इस केस में दिख रहा होगा, जब भी प्राइस हमारा नीचे आ रहा है इस पॉइंट पे, जैसे यहाँ पर देखो डिपार्चर के साथ ऊपर गया ना प्राइस, देखो कैसे पता चलेगा? डिपार्चर के साथ ऊपर जाना चाहिए, बहुत बड़ी इम्बैलेंस के साथ ऊपर जाना चाहिए। ये देखो, यहाँ से प्राइस इम्बैलेंस के साथ ऊपर गया और इम्बैलेंस का लो अभी तक क्रॉस नहीं हुआ हो। मतलब क्या है कि यहाँ पर वाक़ई में बायर बैठा हुआ है। इसको आगे करेंगे, इस तरीके से एक हमने लाइन खींची, ठीक है? अब आप देख रहे होगे इस लाइन के पास प्राइस आया, यहाँ पे स्ट्रांगली रिएक्ट किया और ऊपर की तरफ स्ट्रांगली डिपार्चर जैसी करा, यहाँ से बाय किया, यहाँ तक का टारगेट रखा। सिंपल, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है अगर आप समझने की कोशिश करो। रिजेक्शन समझ लो, कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझ लो। मैंने पूरा का पूरा 3 घंटे का वीडियो डाला है कैंडलस्टिक के ऊपर, देखना चाहो तो देख सकते हो उसको, बहुत अमेजिंग बनाया गया है उसमें। तो इस तरीके से सप्लाई एंड डिमांड मार्क करो, मल्टीपल होता है, ये बात ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है 1-2 नहीं होते हैं, मल्टीपल होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक जो गैप बनाया था ना, ये भी एक सप्लाई ज़ोन की तरह काम करेगा। तो आप ये नहीं कहना कि यार ऊपर वाला है कि नीचे वाला है, ये वाला है। हर जगह आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। प्राइस ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा एकदम सिंपली। यहाँ तक जाके यहाँ तक जाके फिर नीचे आ सकता है, फिर नीचे आ सकता है, इसको ब्रेकआउट देके फिर ऊपर जा सकता है। मतलब एट द एंड यहाँ से अगर चला है, तो ये इसकी डेस्टिनी यही रहेगी और ये हमारी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का भी पॉइंट है। बहुत सारी चीज़ें कंबाइन करो, सारी चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी। मतलब मेनली क्या है कि मैं आपको बताऊँ, अगर आपको एक अपना खुद का कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप अगर आपको बनाना है, तो 3-4 आपको लेक्चर्स बताऊँगा, उसको मास्टर कर लो। सबसे पहले लिक्विडिटी को मास्टर कर लो, कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी, रिजेक्शन, एब्जॉर्प्शन, विक्स, ये सारी चीज़ें मास्टर करो। सप्लाई एंड डिमांड को मास्टर कर लो। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मास्टर आपने कर ही लिया होगा हल्का-फुल्का। प्लस आप क्या करो, इन सबको मास्टर करने के बाद एक चीज़ और मास्टर करना, वो आप हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम के बीच का जो कोरिलेशन है ना, उसको भी मास्टर कर लेना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मास्टर करो, उसके बेसिस पे अपने कुछ ना कुछ सेटअप बनाओ, ठीक है? अगर चाहते हो कि मैं आपको बताऊँ कौन-कौन से अच्छे-अच्छे सेटअप हैं, तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो। वहाँ पे हम लाइव स्ट्रीम करते हैं वीकली और वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हो सवाल लाइव, ठीक है? चलिए, तो वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप देख रहे हो कि प्राइस हमारा नीचे जाना स्टार्ट हुआ, वही चीज़ होने वाली है, मैंने जैसा कि आपको बोला था। यहाँ पर प्राइस या तो इंड्यूसमेंट करे, लोगों को ट्रैप करे, फिर ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ पर बायर और सेलर आप देख रहे होगे हावी हैं इस समय, ठीक है? मतलब कि दोनों को आउट करे, सिंपल सी बात ये है, प्राइस हमारा दोनों को आउट करे। या तो देखो, अभी क्या किया इसने, अभी बायर्स को आउट किया। अभी जितने ही बायर थे जो यहाँ पर बैठे थे, उन सबके एसएल इसने हिट किए, सेलर को यहाँ पर इनवाइट किया। अगर अब प्राइस इसके ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ से सेलर भी आउट हो जाएँगे, मतलब बायर और सेलर दोनों आउट हुए और उसके बाद प्राइस आपको इस जो नेक्स्ट ज़ोन है, वहाँ तक जाने को देखने को मिलेगा। इसी तरीके से मार्केट वर्क करती है, इतना सिंपल तरीके से ट्रेड देती नहीं है कि ज़ोन पे पास प्राइस आया और यहाँ से खरीद लो। आप देख रहे होगे ये जो ग्रीन कैंडल है, ये इस बेसिस पे ही बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्रेड कर लिया होगा, लेकिन कन्फर्मेशन आपको कब मिलेगी? स्ट्रॉन्ग डिपार्चर, स्ट्रॉन्ग डिपार्चर जो कि इस तरीके से देखने को मिलता है, ये स्ट्रॉन्ग डिपार्चर है, ये स्ट्रॉन्ग डिपार्चर है। ठीक है, समझ में आई? इस तरीके से आपको काम करना है। एक एग्ज़ाम्पल इसलिए बताया क्योंकि इंडियन स्टॉक में तो हम बता नहीं सकते आपको, सेबी की लफड़बाजी है उसमें, इसलिए हमने आपको गोल्ड के चार्ट पे बता रहे हैं, एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है? इसको निफ्टी, बैंक निफ्टी हर जगह आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? गोल्ड में देखो, क्रिप्टो में देखो, जहाँ देखना है वहाँ देखो। कांसेप्ट यही है, आपको जो भी आपका टाइम फ्रेम है, उसको 3 से डिवाइड करो। जैसे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो 1 घंटे का चार्ट ले लो, 1 दिन का चार्ट ले लो। इंट्राडे करते हो 15 मिनट में, 1 घंटे में, आधे घंटे में देख लो, सिंपल सी बात बस। इससे ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम पे नहीं जाना, क्योंकि फिर वहाँ पे और ज़्यादा आपको ज़ोन देखने को मिलेंगे। अब जैसे ये ज़ोन है, हमने 15 मिनट में मार्क किए थे। अगर इसको मैं अगर 1 घंटा कर दूँ, तो आप देख रहे होगे ये ज़ोन अब बहुत मामूली छोटे से दिखाई दे रहे हैं। अब आप कहोगे इस बेसिस पे कैसे काम करें? अब आपको यहाँ के ज़ोन दिखाई दे जाएँगे, तो क्या होगा, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है? तो इस तरीके से काम नहीं करना है। बड़ा टाइम फ्रेम उनके लिए जो बहुत बड़ी ट्रेड कर रहे हैं, जिनका एसएल बहुत बड़ा है। आपका एसएल इतना बड़ा नहीं है। आपका एसएल क्या इतना बड़ा है क्या? इंट्राडे में आप इतना बड़ा एसएल रखोगे क्या? 38-40 पॉइंट का गोल्ड में नहीं रखोगे ना, छोटा रखोगे। इसलिए टाइम फ्रेम का भी यूज़ करना बहुत अच्छे से सीखो। सारी चीज़ें मैं आपको अपना
टेलीग्राम में बता दूँगा, आप जॉइन करना चाहो तो कर सकते हो। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक बार और बता दूँ आपको, कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स जो मेंबर ओनली है, उसको हम 50,000 सब्सक्राइबर पे सबके लिए ओपन कर देंगे। लेकिन उसके लिए सब्सक्राइबर 50,000 होना ज़रूरी है, तो प्लीज़ जितने भी लोग देख रहे हैं, यहाँ तक भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू।